बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग ने डिस्कस किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंतर्गत इम्यूनिटी के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके बारे में डिस्कस किया था। मनुष्य के शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, इसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है दो प्रकार की होती है। नंबर एक, इनेट जन्मजात जो होती है, इनेट या नॉन स्पेसिफिक, जो जन्मजात होती है प्रत्येक जीव में होती है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव का मतलब सभी प्लांट, सभी एनिमल में होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के ऊपर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के पर, मनुष्य में। लेकिन ये जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है सभी जंतुओं में होती है। जंगल में कोई जानवर रहता है, चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो वो अपने आप ठीक होता है, क्योंकि प्रत्येक जंतु में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। मनुष्य में भी होती है प्राकृतिक तरीके से। तो हम लोग लास्ट टाइम पर इनेट इम्यूनिटी, जो जन्मजात रोगों से लड़ने की क्षमता होती है मनुष्य में, वो पढ़ चुके थे। उसके दो स्तर थे, एक बाहरी और एक अंदर में, ब्लड में, जो WBC करता है। उसी के पश्चात आज दूसरा स्टेप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। उपार्जित जो बाद में अर्जित की जाती है रोगों से लड़ने से, जो जन्मजात होती है वो तो सभी में होती है, और जो बाद में रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में उत्पन्न होती या की जाती है, तो वो उपार्जित या एक्वायर्ड होती है। और वो कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है, कोई विशिष्ट होती है, विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता। जबकि इनेट वाली नॉन स्पेसिफिक होती है, वो सभी रोगों से, सभी जीवों से सामान्य तौर से सबसे रक्षा करती है। तो जो उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो विशेष प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा करती है। अब इसमें कोई भी जीवाणु कीटाणु का आक्रमण होता है, जीवाणु कीटाणु के आक्रमण होने पर उसके द्वारा जो एंटीजन बनते हैं, एंटीजन ऑफ जर्म्स, जो भी जीवाणु कीटाणु आक्रमण करते हैं, शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, तो उनके द्वारा जो एंटीजन उत्पन्न होते हैं, उन एंटीजन को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी। ये एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि चेचक रोग हुआ, तो चेचक के रोग से जो एंटीजन उत्पन्न होंगे, उन एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडीज हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएंगी। और जब ये एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गए, तो एक बार तो रोग होगा, रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा इसके होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके एक बार उत्पन्न हो गए, तो दोबारा यदि आक्रमण हुआ, दोबारा उस जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न किया गया, तो ये एंटीबॉडीज उसको पहले ही नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक बार रोग हो जाने पर दोबारा होने की संभावना नहीं रहती। इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी या रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जो एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं, उनमें ये एक पहचान करने की प्रक्रिया होती है, मेमोरी बनी रहती है कि वो एंटीबॉडीज किस जीव को मारने की। जैसे चेचक के मारने के बाद, चेचक रोग होने के बाद उत्पन्न हुए, तो वो चेचक के ही जो वायरस होंगे उन्हीं को नष्ट करेंगे, और किसी को नहीं नष्ट करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक है एंटीबॉडी। जिसके रोग के उत्पन्न होने पर वो एंटीबॉडीज उत्पन्न हुए, उसी रोग के वायरस या बैक्टीरिया को ही नष्ट करेंगे, ये निश्चित है। तो इसीलिए इसको स्पेसिफिक कहा जाता है, जो बाद में उत्पन्न होते हैं। और इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी या रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ नॉन सेल्फ, हमारा शरीर, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं,
उनमें क्या होता है, रिकॉग्निशन, ये पहचान करने की क्षमता होती है कि हमारा अपना शरीर क्या है और दूसरे का कोशिका कौन है, हमारे शरीर की कोशिकाएं कौन सी हैं और बाहर से जो कोशिकाएं आती हैं वो कौन सी है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो हमारे शरीर की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं और बाहर से जो जीव आक्रमण कर रहे हैं, जर्म्स कर रहे हैं, वो कोशिकाएं कौन सी, इनको पहचान करने की इनमें क्षमता होती है, उसको मेमोरी में बनाए रखती है। क्योंकि अगर जो ऐसा ना हो तो वो तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी नष्ट करेंगे, बाहर से जो जीव आ रहे हैं उनकी कोशिकाओं को भी नष्ट कर देंगे, सभी को नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होते हैं, ये इनमें पहचान करने की क्षमता होती है कि अपने शरीर की कोशिकाएं कौन सी हैं और बाहर से जो आक्रमण कर रही कोशिकाएं वो कौन सी हैं। तो जो बाहर से आ रही उनको नष्ट करते हैं, अपने शरीर के नष्ट नहीं करते, उन पर उनकी सुरक्षा करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद पढ़ते हैं क्या, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम की जो वेरियस ऑर्गन्स, विभिन्न अंग होते हैं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए, तो वो कौन कौन से होते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कौन से, लिम्फॉइड ऑर्गन्स या लसीकाब अंग या लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का तंत्र है उसके ये अंग होते हैं। अब ये कौन लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, लसीकाब अंग कौन से होते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो ये दो भागों में बांटे गए, लिम्फॉइड ऑर्गन्स को दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो भागों में ये बांटे गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, प्रारंभिक लसीकाब अंग जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो दो होते हैं, रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं लाल अस्थि मज्जा, और थाइमस ग्लैंड जो हमारे सीने में होती है, हृदय के पास होती है, ये थाइमस ग्लैंड जो सीने में हृदय के पास होती है। तो हमारी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होती है, वहां पर रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब बनते हैं। तो उनमें से डब्ल्यूबीसी का एक टाइप का है लिम्फोसाइट। मैंने बताया थे डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, 5 प्रकार के होते हैं। तो ये लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, तो ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होता है, ये लिम्फोसाइट उत्पन्न होने के बाद, जो लिम्फोसाइट उत्पन्न होने के बाद विकसित होते हैं, पूर्ण रूप से मैच्योर होते हैं, उनका विकास होता है कहाँ पर, रेड बोन मैरो में। जिनका विकास पूर्ण परिपक्वन, मैच्योरिटी कहाँ होती है, रेड बोन मैरो में होती है, उनको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जिन लिम्फोसाइट की उत्पत्ति होने के बाद उनकी मैच्योरिटी, उनका परिपक्वन, उनका पूरा विकास थाइमस सेल में होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, थाइमस ग्लैंड में, तो उन्हें क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। तो इस प्रकार से लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, बी और टी। बी मतलब जो लिम्फोसाइट की मैच्योरिटी रेड बोन मैरो में होती है वो बी लिम्फोसाइट, और जिन लिम्फोसाइट सेल्स की मैच्योरिटी, उनका परिपक्वन, उनका विकास थाइमस ग्लैंड में होता है, उन्हें टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं।
और दूसरे प्रकार की सेकेंडरी लिम्फोइड सेल्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन केवल दो, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा और थाइमस ग्लैंड। दूसरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? स्प्लीन, स्प्लीन या प्लीहा। दूसरा लिम्फ नोड, ये लसीका गांठें जो हमारे हाथ पैर के जॉइंट पर और गर्दन में होती हैं, ये लिम्फ और नोड्स होते हैं। और टॉन्सिल, टॉन्सिल जो कि यहाँ पर गले के पास होते हैं, टॉन्सिल और म्यूको। तो ये तीन ऑर्गन मेन है, स्प्लीन या प्लीहा, नंबर 2 लिम्फ नोड्स और नंबर 3 है टॉन्सिल। और नंबर 4 क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये भी होते हैं। जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वो भी ये लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, रेड बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन या प्लीहा। नंबर 2 लिम्फ नोड। नंबर 3 टॉन्सिल। नंबर 4 म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या ऊतक। अब ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ये कार्य कैसे करते हैं, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कैसे करते हैं? तो ये रक्षा करने के लिए क्या होता है? ये ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी, जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं, और एंटीबॉडीज जो उत्पन्न होती हैं तो वो किसी एंटीजन को नष्ट करने के लिए, कौन सा एंटीजन? जो जीवाणुओं, कीटाणु जिनकी वजह से हमारे शरीर में रोग हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं, उनकी वजह से उनसे जो एंटीजन बनेगा तो उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये उनको नष्ट कर देते हैं, तो हमारा शरीर रोगों से सुरक्षित हो जाता है। तो ये पहला तो ये है ह्यूमोरल, इसको कहते हैं, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और नंबर 2 क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यूनिटी। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं, कीटाणुओं से रक्षा करती हैं, और ये कोशिकाएं, ये सेल्स उन जीवाणुओं, कीटाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। तो दो प्रकार की से ये लिम्फोइड ऑर्गन्स दो प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा होती है, करती हैं। नंबर 1 एंटीबॉडीज उत्पन्न करके, ये एंटीबॉडीज जीवाणुओं, कीटाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। और दूसरा, कुछ शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जो कि जीवाणुओं, कीटाणुओं को मारने का कार्य करती। तो इस प्रकार से दो तरीकों से हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने वाले जीवाणुओं, कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा होती है। तो इसमें आपको यहाँ पर आज जो पढ़ा हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसमें आपको क्या याद रखना है? मुख्य रूप से लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन कौन से होते हैं? रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। नंबर 2 क्या होता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन या प्लीहा। नंबर 2 लिम्फ नोड। नंबर 3 टॉन्सिल। नंबर 4 म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखना। और हमारे शरीर में जो जीवाणुओं, कीटाणुओं का मारने का कार्य होता है, वो कौन कौन करते हैं? 2 एंटीबॉडीज या तो उत्पन्न होते हैं जो जीवाणु, कीटाणुओं को मारने का काम करती हैं, और या फिर कोशिकाएं होती हैं जो जीवाणु, कीटाणुओं को मारने का कार्य करती हैं।
तो इस प्रकार से ये लिम्फाइड ऑर्गन्स हम लोगों ने डिस्कस किए और उनकी कार्यप्रणाली। इसी को आगे कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड और सेलुलर इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड या सेल मेडिएटेड, एंटीबॉडी और सेलुलर या सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है, इसको और आगे कल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।